Hello friends, our last class was on fiscal policy और आज हम फिस्कल पॉलिसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इन फर्स्ट पार्ट वी रेड बजट। ओके, तो आज हम बात करेंगे टैक्सेशन की। टैक्सेशन क्या होता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, किस प्रकार से टैक्स इम्पोज किया जाता है, किस प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। हम स्मिथियन कैनन ऑफ टैक्सेशन को यूज करते हैं। स्मिथियन कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या कहता है? इट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी, पैरिटी होनी चाहिए टैक्सेशन में, इक्वालिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। देयर शुड बी एफिशिएंसी इन द टैक्स सिस्टम। कन्वीनियंस होना चाहिए टैक्स, राइट। टैक्स किस प्रकार का होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि उसको अच्छे से हम पे कर सकें, और उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस मीन्स जस्टिफिएबल, न्यायपूर्वक होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। एक टैक्स सिस्टम में इस प्रकार की चीजें होती है तो उस टैक्स सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। यानी इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। टैक्स में अगर भेदभाव किया तो आप डेमोक्रेटिक देश के कैसे हो सकते हैं? डेमोक्रेटिक देश में इक्वालिटी तो होनी चाहिए। इक्वालिटी यहाँ पे ये नहीं कि जिसकी कम इनकम है उस पर भी इतना ही टैक्स लगाओ और जिसकी ज़्यादा इनकम है उस पर भी इतना ही टैक्स लगाओ, ऐसी बात नहीं है। इक्वालिटी यानी इनकम के अनुसार उसके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी उसको एक जो उसका इनकम लेवल है उसको इक्वल लाने की कोशिश होनी चाहिए। एफिशिएंसी होनी चाहिए। टैक्स सिस्टम में इष्टता होनी चाहिए, इष्टतम लेवल तक टैक्स को लेके जाना चाहिए। सुविधाजनक होना चाहिए और टैक्स शुड बी कन्वीनियंट एंड फेयरनेस एंड जस्टिफिएबल, यू कैन से। न्यायपूर्ण होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। दीज आर कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी करारोपण के सिद्धांत है। ये सिद्धांत है ना, करारोपण के ये सिद्धांत है। समानता होनी चाहिए। दूसरी क्या है? इष्टतम होना चाहिए कर, सुविधाजनक होना चाहिए और न्यायपूर्वक होना चाहिए, न्यायपूर्ण। तब जाके आपका टैक्स जो कलेक्ट करने का, टैक्स वसूल करने का जो एक रवैया होता है वो अच्छा रहेगा, राइट। समानता होगी उसमें, इष्टतम स्तर पर उसको हम लागू कर रहे हैं। सुविधाजनक होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इष्टतम स्तर पर वो लागू होगा तो सब में क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा, सभी में सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, we will read various methods of taxation, यानी करारोपण की विधियां। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, करारोपण की विधियां। अब करारोपण की विधियां हैं, ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे रिग्रेसिव,
टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली। बेसिकली ये क्या होती है, इसमें ये होता है प्रतिगामी कर प्रणाली में, मतलब प्रतिगामी कर प्रणाली का असर अमीरों पर कम पड़ता है, गरीबों पर बेसिकली ज़्यादा होता है। इसमें क्या है कि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना इसका प्रभाव कम रहेगा। यहाँ पे देखिए टैक्स रेट, ये आपकी कर दर है, इट्स योर टैक्स रेट, एंड दिस साइड यू विल फाइंड इनकम, आय। ये मान लो हाईएस्ट कर रेट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कर रेट है, इनकम आपकी यहाँ पे इनकम कम है, राइट, और कर दर ये देखो कम हो रही है, इनकम ज़्यादा, कर दर कम हो रही है, इनकम ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर कर का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, राइट, कर का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। बेसिकली आप देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो मोस्टली इसी प्रकार के होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आप मोस्ट ऑफ दी अप्रत्यक्ष कर इसमें देखेंगे। जो जीएसटी है वो भी इस प्रकार की पद्धति को फॉलो करता है, राइट। तो प्रतिगामी कर प्रणाली, इसका असर अमीरों पर कम पड़ता है गरीबों की बजाय। रिच will have less impact than poor, गरीबों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा, गरीब इससे ज्यादा हतोत्साहित होंगे, इससे ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपका इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा इसका प्रभाव है, ये जो टैक्स रेट है वो लगातार कम होती जाएगी, राइट। अब देखिए दूसरा जो टैक्स सिस्टम है इसमें हम देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, तो देखिए प्रोग्रेसिव, नंबर 2 प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी प्रगतिशील कर प्रणाली। इसमें आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम you will find that as much as your income increases, tax rate will also increase, right। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट है वो बढ़ती जाएगी। आप इस प्रकार का सिस्टम इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम में देख सकते हैं, इनकम टैक्स देख सकते हैं। हाँ, एक टैक्स और मैं आपको बताता हूं, वहां पे एक मैं आपको चीज जिसमें आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, यू विल नॉट हैव डाउट अगेन, दैट इज प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम। यानी समानुपातिक कर प्रणाली। इसमें आप देखेंगे समानुपातिक कर प्रणाली में बेसिकली क्या होती है, इट्स योर टैक्स रेट, ओरिजिन, इनकम, वॉट एवर इज योर इनकम, इट डजंट मैटर,
tax rate will be the same, tax rate will constant, there will be a tax rate that will be constant, ये हमेशा ही constant रहेगी, चाहे आपकी इनकम 0 है, चाहे आपकी 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है, doesn't matter, tax rate will be the same। ये injustifiable है, अन्यायपूर्ण है, ये समानता की जो थियरी है उसको फॉलो नहीं करती है। इसमें जो कन्वीनियंस की हम बात करी थी तो ये सुविधाजनक भी नहीं है, सभी के लिए बराबर टैक्स भरना बड़ा मुश्किल होता है, और ये इष्टतम लेवल पर भी नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है। तो ये जो टैक्स के कैनन है उसको बुरी तरह से उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। इट इज ह्यूमिलेटिंग ऑल द कैनन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि इट इज कांस्टेंट, और मैं यहां पे इसलिए मतलब ये चीज यहां पे इसको अधूरा बता के क्यों लेके आया हूं, ये देखिए। अब देखिए आपकी इनकम है 15 लाख से ऊपर, फिर भी आप पे टैक्स कितना है, 30% इनकम टैक्स है। ध्यान में रखिए, देखिए आपकी 50 लाख हो गई तो भी टैक्स कितना है, 30%। 50 लाख के बाद एक सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इंडियन इनकम टैक्स को वो प्रगतिशील बनाता जाता है, राइट। अगर सरचार्ज नहीं होता तो इंडियन इनकम टैक्स में क्या सिस्टम आ जाता, एक जगह पर ये कांस्टेंट हो जाती, तब जो हमारा इंडियन इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो किस प्रकार का बन जाता, यहां पर प्रोग्रेसिव है। कहां से मैं एक पॉइंट दे दूं, A to B, यहां तक तो प्रोग्रेसिव। उसके बाद अगर सरचार्ज नहीं लगता तो ये इस प्रकार से चलता है, यानी प्रतिगामी हो जाता है। इसको मैं कोई n मान लूं, n तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो आपकी वॉट एवर इज योर इनकम, इट डजंट मैटर फॉर इट, तो ये टैक्स रेट यहां पे कांस्टेंट हो जाती है अगर सरचार्ज नहीं लगाया जाता। तो एक साइड प्रोग्रेसिव चल रहा है, दूसरी साइड प्रोपोर्शनेट है। इस प्रकार का अगर सिस्टम आपको देखने को मिलता तो आप चौथा जो टैक्स की हम बात करेंगे, चौथा जो कर प्रणाली है उसकी बात करेंगे, उसको डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। टैक्स सिस्टम अवक्रमिक कर प्रणाली। इसमें आप देखिए अगर सरचार्ज नहीं लगता तो ये एक A to B कैसा है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। B to N देखोगे तो आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम लगेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता जब सरचार्ज है ही नहीं तब आप क्या बताते कि इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स है या इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का है, तो आप बताते कि इट इज डिग्रेसिव। क्या बताते, इट इज डिग्रेसिव। वाई डिग्रेसिव, फ्रॉम A to B it is progressive and then it becomes what, it becomes proportionate tax, it goes into proportionate tax system, okay, it follows the rules of proportionate tax system, that time it becomes what, digressive tax, okay। तो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है, चलो यहां तक 50 लाख तक तो 15 से 50 तक ये 30% कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या सिस्टम है, अपना एक सरचार्ज भी लगता है, और सरचार्ज लगने की वजह से क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस हियर, आवर इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम बिकम्स प्रोग्रेसिव, स्टिल इट बिकम्स व्हाट, प्रोग्रेसिव होता जाता है, ओके। और हाँ, ये 5 करोड़ से ऊपर आपका जो सरचार्ज है वो 5 करोड़ से ऊपर किस प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूं। देखो 50 लाख से 1 करोड़ तक आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, 1 से 2 करोड़ तक आपको देना पड़ेगा 15%, और 2 से 5 करोड़ तक आपको देना पड़ेगा 25%, और
5 करोड़ से ऊपर है तो आपको देना पड़ेगा 37%। अब देखिए 37% ये और 30% वाला वो, 5 करोड़ से ऊपर चले गए तो इतना आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद ये जो 5 करोड़ आप एक्सीड कर लेते हो, 5, 10, 15, 20, उसके बाद आप फिर से एक हिसाब से प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम को फॉलो करोगे। लेकिन वहाँ पे भी आप कॉरपोरेट वगैरह में उस प्रकार के सिस्टम में चले जाओगे, फिर भी आप पे कुछ न कुछ लगता जाएगा, है ना। तो हमारा जो इंडियन इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का है, वो प्रोग्रेसिव ही दिखता है। किस प्रकार का है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहां तक आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो हमने अभी तक पढ़ा था ये मेथड्स ऑफ टैक्सेशन है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं करों की। टैक्स क्या होता है इसके बारे में मैं इसको वाइप कर रहा हूं। अब देखिए टैक्स, व्हाट इज टैक्स, कर किसे कहते हैं। किसे कहेंगे, व्हाट इज कर। कर किसी एक बेस पर लगाया जाता है, ये इनकम का बेस होता है, इस पर लगाया जाता है। उस बेस के बाद आपकी इनकम इंक्रीज होती है, उस बेस को क्रॉस कर देती है, उसके बाद आपको कुछ रिवॉर्ड पे करना पड़ता है, दैट इज टैक्स। ओके, आफ्टर ए सर्टेन बेस यू हैव टू पे समथिंग, दैट इज रिवॉर्ड, दैट इज टैक्स। अब टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो ये टैक्स है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट यानी कराघात और ये करापात। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट when they fall on a single person, जब इम्पैक्ट और इंसिडेंट किसी एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं, they fall on a single person, then the tax becomes what, direct tax। सपोज मैं बात कर रहा हूं कि आपने किसी सांड को छेड़ दिया है, बुल को, ओके, और उसको छेड़ा, उसको आ गया गुस्सा। अब वो सांड आप पे अटैक करना चाहता है, यानी घात करेगा, और उसने क्या किया, घात आपको टारगेट बनाया और आपको दे मारा, यानी उसने करापात भी आप पे पड़ गए। आपका उसका टारगेट भी आप थे, उसने अटैक भी आप पे कर दिया और सक्सेसफुली कर दिया, दैट इज डायरेक्ट अटैक, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। टैक्स के नाम से दैट इज डायरेक्ट टैक्स। यानी इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। कैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कैसे, देखिए इनकम टैक्स जब कटता है तो किसके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आपकी इनकम पर। व्यक्ति कितने हुए, 1 हुए। टैक्स कैसा है, डायरेक्ट। दूसरी साइड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, यहां पे भी इंपैक्ट है और यहां इंसिडेंस है। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस, कराघात और करापात। वही सांड वाला एग्जांपल ले लीजिए, सांड को आपने छेड़ा, उसको गुस्सा आया, वो आप पे अटैक करना चाह रहा था, वो उधर से भाग के आ रहा है उधर से, और आप ऐसे साइड में हो लिए। इधर कोई बेचारा फोन लेके बात कर रहा था, सांड का अटैक उस पे हो गया, जो कि उसको करना नहीं था, दैट वाज इनडायरेक्ट। करना किस पे था, आप पे। हुआ किस पे, किसी और पे, दैट इज इनडायरेक्ट। यानी इंसिडेंस किस पे पड़ा है, फाइनल कंज्यूमर पर।
फाइनल तो बेचारा वो हुआ ना। तो और इम्पैक्ट किस पर आया है? इम्पैक्ट मतलब डर तो आपको लगा है, वो तो उस साइड मुंह करके बात कर रहा था, उसको तो पता ही नहीं था कि अगले क्षण होने वाला क्या है, व्हाट विल हैपन विद दैट पर्सन। ही इवन डिड नॉट नो अबाउट दैट, राइट, बट हैपेंड विद दैट पर्सन, दैट वाज इंसिडेंट। ओके, छेड़ा इसने, पाया इसने। व्यक्ति कितने हुए? 2। तो टैक्स कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। वो अटैक कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। जैसे आप शॉपकीपर हैं, वो मान लो कहीं से चीनी खरीद के लाता है, he goes to market and purchase sugar from there, वो 3500 रुपये पर क्विंटल के भाव से खरीदता है, 3500 रुपीज पर क्विंटल he purchased from there, and after that वो आपको बेच रहा है 36 रुपये में, यानी टैक्स सहित इसने खरीदा था। अब वो टैक्स कहां पे ट्रांसफर कर रहा है? एक्चुअली ही वॉज ए पेयर ऑफ टैक्स, उसने पे किया टैक्स को, लेकिन एक्चुअली टैक्स कहां से रहा है? बियरर कौन है टैक्स का? वाहक कौन है? जमा करता तो ये हो गया, वास्तव में कहां से लिया जा रहा है? उसके बाद 1-1, 2-2, 5-5 केजी चीनी बेचकर आपसे वसूल किया जा रहा है। जमा करता तो ये हो गया, लेकिन इसका इंसिडेंट कहां पे पड़ रहा है? ये फाइनल कंज्यूमर है जो 36 रुपये खरीद रहा है, इस पे पड़ रहा है। व्यक्ति 1 और 2, यानी दुकानदार और कंज्यूमर 2 हो गए। टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट। मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स होते कौन से और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्स होते कौन से और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको थोड़ा बोर्ड करना पड़ेगा। देखो, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर एक साइड, इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष, प्रोक्ष कर भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं वो अब डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम बात कर चुके हैं। जैसे इनकम टैक्स, आयकर। क्या होता है ये आयकर? जो आपकी आय पर लगाया जाता है ना। कैसे लगाया जाता है? किस एक्ट के तहत? इनकम टैक्स एक्ट। (1961) इसको शासित कौन करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय दिस। एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड। इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट करता है कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। उसके बाद क्या होता है? रेवेन्यू जो आता है उसका क्या किया जाता है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर? एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। वेयर इज फाइनेंस कमीशन? इट इज इन आर्टिकल 280 में है। अभी कौन सा चल रहा है फाइनेंस कमीशन? 15th कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 2021 to 26। ठीक है। इसके अध्यक्ष NK सिंह, एवरीवन नोज अबाउट दैट। इसमें राज्यों को कितना डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाना है? इस बार 41% शेयर दिया जाएगा। ओके। पिछले में कितना था? 40th में ये 42 था, राइट। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन दिस कलेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होम? सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके।
तो इसको बांट दिया जाता है। टैक्स किस प्रकार से, मतलब किस एक्ट के तहत लिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसको वसूल किया जाता है। और इसको एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गया। अब दूसरा टैक्स हम देखते हैं। दूसरा वो टैक्स है आपका कॉरपोरेट टैक्स। व्हाट इज कॉरपोरेट टैक्स? ये कंपनी और इन पर लगाया जाता है। ओके, कॉरपोरेट टैक्स ये कैसे, किस अधिनियम के तहत इसको वसूल किया जाता है? इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड। किस अधिनियम? कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, अर्ली बिफोर 1960-61 इट वाज कॉल्ड सुपर टैक्स। इट वाज कॉल्ड सुपर टैक्स। आफ्टर 1960-61 it is taken on net profit of a company. Net profit of companies, कंपनी के शुद्ध या निव्वल लाभ पर लिया जाता है। इस बार इसलिए इसको कई बार कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, कंपनी प्रॉफिट टैक्स। ओके, तो ये किस एक्ट के तहत इसको कलेक्ट और इम्पोज किया जाता है? कंपनी एक्ट 1956। ओके, बिफोर 1960-61 it was called super tax. After 1960-61 this tax is imposed, collected at net profit of a company. Earlier it was collected on total profit of a company. कंपनी के कुल लाभ पर इसको वसूल किया जाता था, लेकिन अब नेट प्रॉफिट पर इसको वसूल किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और अब एक और ध्यान में रखना है, इसका कलेक्शन होने के बाद कोई भी फाइनेंस कमीशन वगैरह कोई भी इसके लिए रिकमेंड नहीं करता है। इसलिए ये पूरा का पूरा पैसा किसके पास रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसमें से किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। No distribution is made from here, from corporate tax. Corporate tax is tax which is not distributed among states, union territories. Okay, अब देखिए वेल्थ टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स, अब हो गया आपका वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। एक होता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स इज इम्पोज्ड एज इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड। सेम रूल यहां पे लागू होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हुए थे 1957 कैल्डोर कमेटी की सिफारिशों से। कैल्डोर कमेटी की सिफारिशों से इनको शुरू किया गया था। दे वर स्टार्टेड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ कैल्डोर कमेटी इन 1957। ठीक है, गिफ्ट टैक्स अभी भी लिया जा रहा है, लेकिन वेल्थ टैक्स अरुण जेटली ने बंद कर दिया था 2016-17 के बजट से। वेल्थ टैक्स क्या है? जो फ्री टैक्स आय है उनको छोड़कर, कंपनी की है या जॉइंट हिंदू फैमिलीज हैं, उनकी जो फ्री टैक्स संपत्ति है, फ्री टैक्स जो वेल्थ है, उनको छोड़कर बाकी सब चीजों पर वेल्थ टैक्स लिया जाता था, है ना। वो 2016-17 से अब बंद कर दिया गया। ये स्टार्ट हुआ था 1957। गिफ्ट टैक्स भी इसी समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन गिफ्ट टैक्स एक बार बीच में 1998 में बंद कर दिया गया, फिर इसको वापस रीस्टार्ट किया गया 2002-2003 से। अब इसमें क्या है कि आपका जो गिफ्ट है, अगर उसकी वैल्यू इसका बता रहा हूं, ठीक है, 25,000 रुपीज थी, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है, आय के साथ।
फिर आपकी आय अगर टैक्सेबल हो जाती है तो टैक्स लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। और इसके बाद ये रूल चेंज किया गया था 2009 से, यानी इस गिफ्ट के अमाउंट को एक्सीड करके 50,000 कर दिया था। अगर 50,000 का कोई गिफ्ट है या उससे ज्यादा का है तब भी टैक्सेबल होगा। कब होगा? जब आपकी इनकम के साथ, आय के साथ मिला दिया जाए, फिर आय टैक्सेबल हो जाती है। योर इनकम इज taxable, then only tax will be imposed and collected, okay, as per the rule of income tax। ये सिस्टम है, ओके। तो ये इस प्रकार से गिफ्ट टैक्स के बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वाज स्टार्टेड इन 2005-2006। इस बजट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इज व्हाट? मान लो किसी भी कंपनी में कोई काम करने वाला है तो उसकी आय क्या होती थी, लेट्स से 50,000 रुपीज। उसकी आय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये अकोमोडेशन में, ये फोन के रिचार्ज में लग गई, ये टी कॉफी में लग गई, ब्रेकफास्ट में लग गई, ये अदर सर्विसेज में चली गई। तो वो क्या हो जाती, फिर उसके पास फाइनली ये दिखाया जाता था कि 50,000 से उसकी साल की हो जाती 6 लाख। तो साल की ये दिखा दी जाती थी कि 2 लाख हुए बेचारे के पास, 2 ही लाख बचे। तो उस पर कम टैक्स लगता था, राइट। फिर क्या हुआ, सरकार ने क्या किया कि 2005-6 से फ्रिंज बेनिफिट टैक्स शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी आपके खर्चे हैं, वी डोंट केयर, उन सब पे टैक्स लगाना पड़ेगा, उन पर देना पड़ेगा। इसको हमने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहा गया। फिर ये 2009 से समाप्त कर दिया गया, इट वॉज टर्मिनेटेड, इसको समाप्त कर दिया, ओके। दैट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज यानी उल्लंघन, बेनिफिट यानी लाभ, उल्लंघन से लाभ प्राप्त करना, इस प्रकार का टैक्स है। कैपिटल गेन्स टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। व्हाट इज इट? कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम चीज लेते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कोई और प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, एक साइड बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, और यहां पे भी सेम ले लेते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, भूमि है और बॉन्ड है, बॉन्ड्स वगैरह, ओके। ये चीजें। अब देखिए शॉर्ट रन में अगर कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, लेट से 10 लाख की खरीदी, और फिर आप उसको मान लो 2 साल में बेचते हैं, लेकिन 3 साल यानी 36 मंथ से पहले बेच देते हैं, और उस पे जो बेनिफिट होता है, जो गेन हुआ है, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। इन चीजों के लिए, ओके, इन चीजों के लिए 36 मंथ से बिफोर 36 मंथ्स इफ यू सोल्ड व्हाट, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड, तो इसको हम शॉर्ट रन में कैपिटल गेन्स टैक्स को मानेंगे। अगर वो आपकी जो गेन हुआ है वो टैक्सेबल है तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, ओके। बॉन्ड्स के लिए ये 12 मंथ से बिफोर होगा, और यहां पे लॉन्ग टर्म कब हो जाएगा, 36 आफ्टर 36 मंथ्स इफ यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी विच वाज परचेज्ड बिफोर 36 मंथ्स, ओके। तो आफ्टर 36 मंथ्स
इट विल बी इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म, और ये आफ्टर 12 months बॉन्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म्स। और इन पर जो गेन होता है, जो लाभ होता है, मान लो आपने 10 में खरीदी थी और 15 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख का आपको गेन हुआ है, वो अब उस पर जो टैक्स लगेगा, उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है, कि आपको कैपिटल पर, पूंजी पर गेन हुआ है, लाभ हुआ है, उस लाभ पर जो कर लगाया गया है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहा गया है। ओके, तो ये दो प्रकार का होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वाला ये और लॉन्ग रन वाला ये। बस आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर। इट वॉज स्टार्टेड इन अक्टूबर 2004। ये क्या है कि आप किसी भी प्रकार का कोई डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, ये टैक्स फिर आपको देना पड़ता है? नहीं, आपको नहीं देना पड़ता है। जिस स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आपका ट्रेड होता है उसी को देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। शेयर मार्केट, जिस स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आपने बिजनेस किया है, आपने उसके जरिए खरीदा है, ट्रेड किया है, उसको देना पड़ेगा, आपको नहीं। इंडिविजुअल विल नॉट पे फॉर दिस, आप पर्सनली उसको पे नहीं करोगे। कौन करेगा? जिस स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आपने ट्रेड किया है, किसका? म्यूचुअल फंड्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर का, शेयर का, इन सब का, किसी का भी आपने ट्रेड किया है, उस स्टॉक एक्सचेंज को ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। इट वॉज स्टार्टेड इन 2004। इन सब करों को हमने क्या कहा है? इन सबको डायरेक्ट टैक्स कहा है। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की ओर। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा कस्टम ड्यूटी, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी कह सकते हैं। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट पे लगता है तो इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट पे लगता है तो एक्सपोर्ट टैक्स। ये कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी किस प्रकार से, कैसे लगाई जाती है? ये कस्टम ड्यूटी एक्ट, सीमा शुल्क अधिनियम 1966 के तहत लगाई जाती है। ये अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री पे अपनी वस्तुओं सेवाओं को भेज रहे हैं तब भी देना पड़ेगा। जब अपनी बाउंड्री के अंदर, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अपनी बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज घुस रही है तब भी देना पड़ेगा। इसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ओके, ये कस्टम ड्यूटी एक्ट 1966 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको उत्पादन शुल्क कहा जाता है। ये राज्य और केंद्र स्तर दोनों पर लगाया जाता है। जैसे केंद्र सरकार है सिगरेट पर लगाएगी, राज्य सरकार है बीड़ी, शराब वगैरह इन पर लगाएगी। ठीक है, इसको उत्पादन शुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन शुल्क। ओके, तो इसमें क्या है कि अपने देश की बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें जिनका प्रोडक्शन हो रहा है उन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बंटवारे के तहत अलग अलग चीजों पे अलग अलग सरकारें लगा रही है, इसको हमने एक्साइज ड्यूटी कहा है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, एक्साइज ड्यूटी एक्ट
1944 के तहत लगाई जाती है। ओके, किसके तहत लगाई जाती है? 1944 के तहत ये एक्साइज ड्यूटी होती है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपकी राज्य सरकारें लगाती है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन अप्रैल 1, 2003, फर्स्ट इन हरियाणा, लास्ट इन 2008 यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में लागू किया गया था। ये प्रोडक्शन की प्रत्येक स्टेज पर लिया जाता है। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। मान लो आपने किसी भी चीज का 10 रुपया टैक्स भर दिया है तो उस 10 रुपये टैक्स वाले अमाउंट पे फिर टैक्स लगेगा। ओके, तो 10 रुपए का मान लो 10% और टैक्स लग गया तो 1 रुपया उस टैक्स पर और टैक्स एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ये वेट था। और वेट का एडवांस फॉर्म आ गया आपका जीएसटी 1 अप्रैल 2007। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 1, 2017। तो जीएसटी लागू हो गया। तो जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। इसमें 17 टैक्सेस और 23 सेस शामिल करके जीएसटी को बनाया गया है। भारत का जीएसटी है वो कैनेडियन जीएसटी मॉडल पर आधारित है। भारत के जीएसटी का ड्राफ्ट है वो असीम दास गुप्ता जो कमिटी है उसकी रिकमेंडेशंस पर तैयार किया गया है। भारत में जीएसटी का जो मुद्दा उठा था वो बहुत पुराना है, राइट। तो जीएसटी एक अलग से हमारा टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा था वो किस पर था? टैक्सेशन पर। और टैक्स में हमने बात करी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। जीएसटी एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जीएसटी क्या है, किस प्रकार से भारत में जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी और वेट में कितना अंतर है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड अटेंटिवली। थैंक यू।